गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग भूगोल का कक्षा 10 भूगोल का पहला पाठ पढ़ रहे हैं और अभी तक भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, संसाधन आदि के बारे में चर्चा किए। अब हम आज जो है भारतीय मिट्टी का आर्थिक महत्व, ये मिट्टी मीन्स मृदा, मिट्टी मीन्स मृदा। तो हमारी जो भारत की मिट्टी है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिट्टी प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। इसको न तो हम बना सकते हैं, न तो कहीं से दूसरे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। यह नेचुरल है, इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। इसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं, सैकड़ों साल लग जाते हैं। और जहाँ तक बात मृदा की है, तो भूमि की ऊपरी परत 6-7 सेंटीमीटर लमसम लगभग यही मृदा है जो कि हमारे जीवन का आधार है। हमारे जितने भी कृषि कार्य होते हैं जिसमें कि फसलें उगती हैं, यह मृदा कहलाती है। और हमारे रहने, खेती करने, बागवानी करने, कल कारखाने स्थापित करने के लिए यह आधार स्तंभ है। अर्थात हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम और हमारा जीवन मृदा पर आधारित है। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना हमारा जीवन जो है संभव नहीं है। और इसी मृदा पर विश्व की प्राचीन से लेकर नवीन सभ्यताएं, नवीन शहर तक जो हैं वह इस पर ही स्थापित हुए हैं, बढ़ते गए। और हमारे यहाँ की मिट्टी जो है यह कई प्रकार की है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसका अध्ययन आप पिछले पाठ में कर चुके हैं। अब हम देखते हैं मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन क्या है? मृदा के ऊपरी सतह के, मृदा के ऊपरी सतह के कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना मृदा अपरदन कहलाता है। जब मृदा की ऊपरी सतह अपने स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर चली जाती है तो यह क्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा अपरदन कई क्रियाओं का योग है। मृदा अपरदन में एक देखिए 2-3 क्रियाएं होती है। एक, मृदा अपने मूल स्थान को छोड़ती है, फिर वह दूसरी स्थान पर जाकर के एकत्र होती है। तो यह इससे क्या होता है, क्योंकि मृदा की ऊपरी परत ही उपजाऊ है जिसमें कि ह्यूमस पाए जाते हैं, तो मृदा अपरदन के द्वारा भूमि की ऊर्जा का, उर्वरता का ह्रास हो जाता है और
यह हमारे लिए उपयोगी हो जाती है। इसलिए मृदा अपरदन को रोकने की भी जरूरत होती है, इसको संरक्षित करने की जरूरत होती है, जिससे कि इसकी उर्वरता बनी रहे। अब हम देखेंगे मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के कारण, तो मृदा अपरदन के दो कारण हैं, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। मृदा अपरदन के कितने कारण हैं? दो, प्राकृतिक और मानवीय कारण। और सबसे पहले अब हम प्राकृतिक कारणों की के ऊपर फोकस करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक कारणों में वायु अपरदन, जल अपरदन, भूस्खलन, भूकंप आदि तमाम कारण हैं जिनके द्वारा मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन अर्थात वे सभी कारक जो मिट्टी की ऊपरी परत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दे, वे सभी मृदा अपरदन के कारण होते हैं। तो एक कारण, उसमें प्रमुख कारण है वायु अपरदन। वायु के द्वारा अपरदन आप देखते हैं हमारे यहाँ प्रायः आंधी तूफान आते रहते हैं। आंधी के समय में वायुमंडल में धूल भरी होती है, छोटे छोटे तिनके भर होते हैं। ये धूल के कण कहाँ से आते हैं? ये धूल के कण मृदा के ऊपरी परत होते हैं। ये अपने मूल स्थान को छोड़ देते हैं तथा वायु के माध्यम से आगे तक बढ़ जाते हैं, और जब वायु या आंधी समाप्त होती है तो वह वहीं पर बैठ जाते हैं, पृथ्वी पर, जमीन पर जम जाते हैं। इस तरह से वायु जो है एक बहुत बड़ा कारण है मृदा अपरदन का। तो वायु द्वारा मैदान या ढलवा क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को वायु या पवन अपरदन कहते हैं। आवश्यक वायु अपरदन तब होता है जब तेज हवाएं बहती हैं, आंधी तूफान आता है। यह शुद्ध और अर्ध शुष्क चराई भूमि के निम्नीकरण का सामान्य कारण है। यह मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख प्रक्रिया है। सूखा व अति चराई के कारण जब भूमि की ऊपरी परत शक्तिशाली हवा के प्रभाव में उड़ जाती है तो वह वायु पवन उत्पादन कहलाता है, अपरदन कहलाता है। निलंबन, सतह संचलन और विसर्पण तीन प्रकार के मृदा संचलन और वायु अपरदन के दौरान होते हैं। पवन अपरदन से बचाव के लिए हमें पट्टी कृषि, खेतों के किनारे पर पट्टियां बनाकर उसमें पौधा रोपण करना चाहिए, और रक्षक मेखला बना करके दो खेतों के बीच रिक्त स्थान बना करके उसमें बाड़ लगा करके अथवा उसमें वृक्षों को उगा करके मिट्टी को, खेत की मिट्टी को उड़ने से बचाया जा सकता है। क्यों कि जब खेत की मिट्टी वायु के माध्यम से उड़ेगी तो जा करके रक्षक मेखला में फंस करके वह वहीं रहेगी, रह जाएगी, उसको जो है वह उड़ने नहीं देगा। रक्षक मेखला उस
अपरदित मृदा के कण को रोक लेगा। बहते हुए जल के कारण जब मृदा की ऊपरी परत बह जाती है तो ऐसे मृदा अपरदन को जल अपरदन कहते हैं। आप लोग देखते हैं जैसा कि यह बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात का समय है, तो जब खुली भूमि पर ऊपर से जल की बूंदें गिरती हैं तो वे साफ होती हैं, स्वच्छ होती हैं, लेकिन जमीन पर भूमि पर आते ही वे गंदली हो जाती हैं। गंदली हो जाने का कारण मृदा के कण, मृदा के ऊपरी कण उस जल में मिल जाते हैं। क्योंकि वे तेजी से आती हैं तो उसको जो है प्रभावित करती हैं और वे उखड़कर मृदा में, जल में मिल जाते हैं तथा मृदा के साथ बहते हुए दूसरी जगह जाती है। इस प्रकार का होने वाला अपरदन मृदा अपरदन कहलाता है, जल अपरदन कहलाता है। जल अपरदन को चादर अपरदन भी कहते हैं, क्योंकि यह जमीन की ऊपरी सतह पर सर्वत्र होती है। अब देखें, जहाँ पेड़ आदि रहते हैं, जिनमें फसलें उगाई जाती हैं खेतों में, वहाँ पर ये जल अपरदन कम प्रभावी होता है। दूसरा कारण, प्रमुख कारण है मानवीय कारण। मानवीय कारण वे सभी कारण जिनके माध्यम से मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। जैसे हमारे आपके चलने फिरने से, आपके हमारे शूज में, जूते में, चप्पलों में कुछ न कुछ मिट्टियाँ चिपक जाती हैं, या हम जब चलते हैं तो उसमें, उसके माध्यम से ये आगे बढ़ जाती हैं, या पशुओं के खुरों से, मोटर गाड़ियों, बाइकों के टायरों के द्वारा, कल कारखानों को स्थापित करने के दौरान, सड़कों के रेल पटरियों को बिछाने के दौरान, यह जो है विभिन्न दैनिक क्रियाकलापों के माध्यम से जो मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, उसको मानवीय कारण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट, मृदा अपरदन से हानियाँ। मृदा अपरदन की हानियाँ। मृदा अपरदन होने से हमें क्या हानियाँ होती हैं? मृदा अपरदन के कारण उपजाऊ भूमि के नष्ट होने के कारण कृषि की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और आकस्मिक और भीषण बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। जब वायु द्वारा, जल द्वारा, विभिन्न मानवीय कारणों के द्वारा मृदा, मिट्टी की ऊपरी सतह, यह जाकर के नदी, सागर अथवा नालों के तलों में बैठ जाती है तो वे ऊंचे हो जाते हैं, तो उनकी जल संग्रहण की क्षमता कम हो जाती है और कम बरसात से ही, कम पानी आने से ही वे नदियाँ, समुद्र या झीलें, तालाब उफान मारने लगते हैं और उनका पानी गाँव में हमारे खेतों को तबाह करने लगते हैं, हमारे घरों तक पहुँच जाते हैं। बालू के जमा होने के कारण नदियों, नहरों, बंदरगाहों के मार्ग भी बंद हो जाते हैं। सूखे की लंबी अवधि के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं। कुओं, नलकूपों, ट्यूबवेलों में
जल का स्तर नीचा हो जाता है, जिससे सिंचाई में बाधा होती है और चारों ओर अकाल पड़ जाता है। बच्चों, इसी के साथ आपका भूगोल का पहला चैप्टर समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट डे नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी। इसको आप लोग देखते रहें। धन्यवाद।